हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 58 है वो होगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन हाउ टू कैलकुलेट डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम डिजीज पार्टनर यानी डाइट पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसके कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हमने इसके कंसेप्ट को अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था कि किस तरीके से हम डाइट पार्टनर का प्रॉफिट एज पर टर्नओवर मेथड और एज पर टाइम बेसिस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में तो देख लिया था, बट आज की क्लास में बेटा हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, बेटा आपको अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, जहां पर आपको एज यूजुअल अपना डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एबीसी बेटा आपके पास पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। यानी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस आता है ये इसको शेयर करते हैं 2:2:1 के रेशो में। आगे क्वेश्चन ने बता दिया कि सीज डाइड ऑन 31 मार्च 2016 की जो सी पार्टनर की जो डेथ हुई है वो हुई है 31 मार्च 2016 को। का जो प्रॉफिट और सेल्स इन्होंने प्रोवाइड करे हैं वो प्रोवाइड करे हैं फॉर द कैलेंडर ईयर 2015 व रुपीज 1 लाख एंड 10 लाख। ये बात आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है बेटा कि हमारे बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर है वो एक कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब एक ऐसा ईयर जो स्टार्ट बेटा जनवरी में होता है और खत्म 31 दिसंबर। यानी सेम ईयर में आपका ईयर स्टार्ट हो जाता है और सेम ईयर में ही आपका ईयर एंड हो जाता है। तो ऐसे ईयर्स को हम कैलेंडर ईयर्स बोलते हैं। ठीक है, आपके घर में भी कैलेंडर तो रखा ही होगा, वो जनवरी टू दिसंबर ही चलता रहता है। एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है बेटा अप्रैल टू मार्च, बट इन्होंने फाइनेंशियल ईयर ना देकर बताया है कि हमारे बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर है वो है कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो सोचो कि ये कैलेंडर ईयर जो दिया गया है 2015 का दिया गया है, यानी जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2015 तक का बेटा हमें प्रॉफिट एंड सेल्स प्रोवाइडेड है। बट हमारा जो पार्टनर डाइड हो रहा है ना सी, वो हो रहा है 31 मार्च 2016। इसका मतलब है कि जो हमारा बेटा प्रेजेंट ईयर है वो जनवरी 2016 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जनवरी 2016 से हमारा ईयर कब तक चलेगा, 31 दिसंबर 2016 तक। बट हमारा पार्टनर बेटा 31 मार्च 2016 को ही डाइट हो गया। यानी हमारा जो पार्टनर है ना बेटा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ईयर में सिर्फ कितने महीने जिंदा रहा है, 3 ही महीने जिंदा रहा है ना। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? यस। तो ये जो प्रॉफिट और सेल्स आपको कैलेंडर ईयर 2015 के दिए गए हैं, ये बेटा दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। यानी आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का सेल्स इन्होंने प्रोवाइडेड करके दे रखा है। ठीक है, ओके। तो जैसे ही इन्होंने बेटा सेल्स भी दे रखा तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये कौन सा मेथड है, टर्नओवर मेथड, क्योंकि टर्नओवर को हम सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ सेल्स मेथड से हम बेटा प्रॉफिट निकालेंगे। फिर इन्होंने आगे बता दिया कि सेल्स ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2016 वर रुपीज 1,50,000। इन्होंने बेटा जनवरी से लेके मार्च तक की प्रेजेंट 3 महीने की सेल्स हमें प्रोवाइडेड करके दी है, जिसका अमाउंट है 1,50,000। क्वेश्चन की डिमांड है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी अप टू द डेट ऑफ डेथ। और देखो पूरे क्वेश्चन में ना बेटा कहीं भी न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, अलग से न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है। तो मैं ये मानूंगा कि ए और बी के बीच में रेशो क्या चलेगा, 2:2, और 2:2 को और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये 1:1 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल से आप सिंप्लीफाइड करोगे तो 1:1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमें ट्रीटमेंट सिंपल जो जनरल एंट्री पास करनी है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारा रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो है तो फिर सिंपल एंट्री पास होगी प्रॉफिट की, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे पार्टनर कौन डाइड हो रहा है, सीज, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बट अगर एंट्री हम पास भी करेंगे तो अमाउंट तो डालना पड़ेगा, तो अमाउंट तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर देखेंगे। बाकी क्वेश्चन ने बोला है कि व्हाट विल बी योर आंसर, ये मैंने एडिशन ऐड करा दिया बेटा समझाने के लिए। कह रहे व्हाट विल बी योर आंसर इफ न्यू रेशियो इज 3:2। तो देखो वैसे तो रिमेनिंग कितना बच रहा था ए और बी के बीच में, 2:2। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि न्यू रेशियो कितना हो जाए, 3:2, तो तब आपका आंसर क्या होगा।
तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे जो इसने एडिशनल पूछा है। पहले हम अपना नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर हमारा रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो है। एज्यूम कर रहे हैं कि अभी क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशो अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं अभी से हाइड कर दूं? अभी मैं इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा सर, तो सबसे पहले बेटा मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा फर्स्ट पॉइंट में। कैलकुलेशन ऑफ फीस शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, तब तक का जब तक जब जहां पर उसकी क्या हुई थी डेथ, तब तक का हमें उसका प्रॉफिट निकाल कर दिखाना है। तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। और प्रेजेंट ईयर में हमारा शीर्ष सिर्फ कितने महीने जिंदा था बेटा? जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने, है ना। सीधा बोल देता है शीर्ष डाइड ऑन 31 मार्च 2016। और अगर हमारा कैलेंडर ईयर है तो इट मीन जनवरी टू दिसंबर हमारा ईयर चलता होगा। तो जनवरी में जिंदा था, फरवरी में भी जिंदा था, मार्च में भी जिंदा था, तो 3 महीने जिंदा था हमारा पार्टनर। तो हम 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसका, ठीक है। चलो, तो अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था बेटा, टर्नओवर बेसिस से। तो कैसे निकालेंगे? देखो, आपको लेनी है प्रेजेंट सेल्स, जो इन्होंने प्रेजेंट ईयर की सेल्स दी है, ठीक है। कितने महीने की? 3 महीने की, वो आपको लेनी है। बताइए, प्रेजेंट ईयर की जो सेल्स दी है 3 महीने की, वो कितनी है बेटा? दे रखी इन्होंने क्वेश्चन में, आप देखो ध्यान से। सेल्स ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च 2016 वर रुपीज 1,50,000। नलाइक को प्रीवियस ईयर की मत ले लेना सेल, प्रीवियस ईयर की भी सेल्स दी है, सेल्स 2015, वो मत ले लेना। उससे तो बेटा हम रेट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड प्रीवियस ईयर की सेल्स से हम रेट ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। हमें तो प्रेजेंट ईयर की सेल्स चाहिए होती है जब हम सीज का प्रॉफिट निकालते हैं। तो हमने प्रेजेंट ईयर की सेल्स ले ली, जो कि आया 1,50,000। फिर इस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो बताइए, कहीं भी क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है? नहीं। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आपको ये रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम डाइट पार्टनर का शेयर, यानी डाइट कौन हो रहा है यहाँ? सीज, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। हमें सीज का शेयर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो, अब मैं अगर यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट तो हमें दिया नहीं है, अगर रेट ऑफ प्रॉफिट निकालूं तो रेट ऑफ प्रॉफिट हमारा किस में आता है बेटा? परसेंटेज में। फॉर्मूला क्या है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लें और प्रीवियस ईयर का सेल्स लें और इसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो बताइए, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो देखो, इन्होंने कैलेंडर ईयर 2015 का प्रॉफिट भी दिया है, सेल्स भी दिया है। तो प्रॉफिट है 1 लाख एंड सेल्स है 10 लाख। तो कॉपी करना है, पेस्ट करना है, देखो इतना सिंपल है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना बेटा फर्दर, तो ये आएगा 10%, ठीक है। ये 10% आएगा, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल, तो बचा 10 ही। तो 10% आ जाएगा, सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो 10% अब बेटा मैं रेट ऑफ प्रॉफिट लगाऊंगा प्रेजेंट ईयर की सेल्स पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करा दूंगा डाइट पार्टनर का शेयर। डाइट पार्टनर का शेयर क्या है? देखो, सीज डाइट हो रहा है ना, तो सीज का शेयर क्या था बताओ? 1/5। रेशो में तो 2:2:1 है, पर शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ए का है 2/5, बी का है 2/5, सी का है 1/5। तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस एज दैट एज सिंपल। और आप निकाल लीजिए बेटा, तो ये आएगा आपका 3,000, ठीक है। बोलो, क्लियर है? ठीक है। तो देखो, सी इसका प्रॉफिट निकल कर आ गया कितना? 3,000। अब अगर मान लो आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबको पता है ना, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखो, मैं एक बार बना देता हूँ, वैसे तो सभी को पता है यहाँ पे।
इस तरीके से फॉर्मेट बनता था। डेट, पर्टिकुलर, और एल एफ, डेबिट, और अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, है ना। इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाया करते थे। चलो एंट्री पास करते हैं। तो ये सारी जो एंट्रीज हैं, ये 31 मार्च को ही हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हम 31 मार्च को दे रहे हैं। तो लो हमने डेट भी डाल दी 2016 31 मार्च। और मेरे बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि देखो रेशो चेंज नहीं हो रहा है। रेशो यहाँ पर देखो क्या है, देखो ओल्ड रेशो था 2:2:1, सी इज डायड हो रहा है, तो जो रेशो बच गया ए और बी के बीच में वो 2:2 है। क्वेश्चन में अभी कोई भी न्यू रेशो बेटा हमें मेंशन नहीं है बेटा न्यू रेशो। तो यही रिमेनिंग रेशो हमारा न्यू रेशो हो जाएगा, और रिमेनिंग रेशो ही अगर न्यू रेशो होता है तो सिंपल एंट्री पास होती है बेटा, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और सस्पेंस वर्ड क्यों, पीएनएल सस्पेंस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं पता है? क्योंकि बेटा हम ना देखो मार्च में ही प्रॉफिट दे रहे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा फाइनली वो होगा ईयर एंड में, यानी 31 दिसंबर को। तो मेरे बच्चे अभी हम बीच में ही उसे प्रॉफिट दे रहे हैं 3 महीने बाद ही। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हमें एक फेक अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है, जिसका नाम है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। वैसे बिजनेस का ये एक्सपेंस है, तो इसलिए ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए डेबिट किया। और ये प्रॉफिट बेटा हम किसको दे देंगे, सीज डाइट पार्टनर को, यानी उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट निकाला बेटा 3000, तो 3000 डेबिट में, 3000 क्रेडिट में। और नरेशन लिख देंगे बीम प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ प्रोवाइडेड। आपने प्रोवाइड कर दिया यानी दे दिया, ठीक है। चलो बोलो, क्या आपको बात समझ में होती है, आती है? देखो सिंपल है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक एक यहाँ पर बात बोली गई थी, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर एक बात बोली गई थी, ये तो आपका मेन क्वेश्चन था, ठीक है। देखो मेन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इजीनेस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट क्वेश्चन ने बोला था कि व्हाट विल बी योर आंसर, तब आपका आंसर क्या होगा अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो 3:2 है बिटवीन ए एंड बी। तो देखो होना क्या है, प्रॉफिट तो सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा, आंसर यही आएगा, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे सेम यही आएगा। बस जनरल एंट्री थोड़ी अलग हो जाएगी। यहाँ पर ना मेरे बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे तो आपको सेकंड पॉइंट में, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता ना अगर आपका कि अगर न्यू रेशियो गिवन होता है 3:2, तो तब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अपना सेकंड काम, तब आप डायरेक्ट एंट्री पास नहीं कर सकते थे। तब आपको क्या करना पड़ता है, पहले कैलकुलेट करना पड़ता है गेनिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं ओल्ड रेशो ए बी सी के बीच में कितना है बताओ, ए बी सी के बीच में ओल्ड रेशो कितना है, 2:2:1, ठीक है। फिर लिखते हैं न्यू रेशो किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अच्छा न्यू रेशो कितना दिया है, 3:2। फिर आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर देते ए इसका गेनिंग रेशो और बी इसका, क्योंकि आगे पार्टनर कौन रहेंगे, ए और बी। तो जो सी अपना शेयर छोड़कर जा रहा है उसे कौन एब्जॉर्ब करेंगे, कौन ले लेंगे, ए और बी। तो ए और बी गेन करेंगे, तो ए और बी का गेनिंग रेशो निकलेगा। बताइए न्यू रेशो क्या है ए बी का, 3:2, यानी शेयर में लिखेंगे तो 3/5, 2/5, माइनस माइनस ओल्ड रेशो बताइए, ए का ओल्ड रेशो क्या है 2/5, बी का क्या है 2/5। अगर एलसीएम लेते हैं बेटा तो एलसीएम 5 ही आएगा, ये 3 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 0/5। अब 0/5 है तो ये नील ही हो रहा है, ना ये गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है।
और अगर ए का देखें तो ए का आंसर सॉल्व करने पे ना पॉजिटिव का आ रहा है बेटा। 3 - 2 करोगे तो पॉजिटिव का आ रहा है, मतलब ये गेनिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स ये गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? ए। तब पता है एंट्री क्या होती? तब आपकी एंट्री ना ये नहीं होती जो आपने अभी ऊपर पास करी, तब आपकी एंट्री होती सिंपल चेंज हो जाती, फिर ना आपकी ये एंट्री पास ही नहीं होती, इसके जगह पे एंट्री पास होती सीस को 3,000 का प्रॉफिट देना है, बट ये सारा का सारा प्रॉफिट कौन देता? एज। तो एंट्री हो जाती एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए गेन कर रहा है तो ए से ले लिया जाएगा सारा का सारा प्रॉफिट, कितना? 3,000 रुपए का, उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर कर। और आपको पता है जब कैपिटल रिड्यूस होती है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम होती है, तो बिजनेस ने बेटा एज की कैपिटल को डेबिट कर दिया क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। और आपको पता है बेटा जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे डेबिट कर दिया और किसकी कैपिटल को बढ़ा दिया? सीज की। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। बताइए बी से क्यों नहीं लिया? क्योंकि बी ना ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस, बी न्यूट्रल है, उसका 0/5 आ रहा था, वो नील कर रहा था, जीरो। ना वो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसे यहाँ पर रखेंगे ही नहीं बेटा। तो सारा का सारा प्रॉफिट 3,000 का ए से ले लिया जाएगा और सीज को दे दिया जाएगा। तो तब हम ये एंट्री पास करते हैं और लिखते हैं बीइंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ प्रोवाइडेड, दिया हमने, बट कौन से रेशियो में? इन गेनिंग रेशियो। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हमने गेनिंग रेशियो में इसका ट्रीटमेंट किया, तब ये होता। तो डिपेंड करता है ना आंसर क्या है। अगर मान लो क्वेश्चन में न्यू रेशो है ही नहीं, दे ही नहीं रखा, तो जो रिमेनिंग रेशो है वही न्यू रेशो होगा। और उस सिनारियो में बेटा हम नॉर्मल एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट की, वो होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से ट्रीटमेंट बताया था। बट अगर हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है जो कि मैंने एडिशनल दिया था, तो उस सिनारियो में प्रॉफिट तो सेम कैलकुलेट होगा, बट आपको एडिशनल गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा पार्टनर कितने से गेन कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यहाँ पर ए ही पार्टनर गेन कर रहा था, तब एंट्री पीएनएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल नहीं होगी बेटा, तब एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एज से ले लिया जाएगा क्योंकि ए गेन कर रहा है और किसको दे दिया जाएगा? सीज। बोलो क्लियर है? आंसर इज यस। चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ही बेटा हमारे पास एक दूसरा भी क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एबीसी हमारे पास पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। कह रहे हैं बी डाइड हो रहे हैं ऑन 31 मार्च 2016 को, और कह रहे फॉर द ईयर 2016 कि 2016 का जो प्रॉफिट है उसके लिए आपको प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेना है जो 2015 में था। अब देखो ना, ईयर ऐसे तरीके से कोट नहीं करे गए हैं, 2016 और 17, 2015 और 16, इस तरीके से प्रॉफिट कोट नहीं करे गए हैं। प्रॉफिट कोट करे गए हैं 2016, 2015, इस तरीके से प्रॉफिट कोट करे गए हैं। पता है इसका मतलब क्या होता है? अगर प्लेन ईयर के प्रॉफिट्स दिए हैं ना 2016 एंड 15, तो इसका मतलब है कि ये कैलेंडर ईयर है, यानी सेम ईयर में आपका ईयर स्टार्ट हो जाता है जनवरी में और सेम ईयर में खत्म होता है दिसंबर में, तो वहाँ ना प्लेन ईयर्स दिए रहते हैं। बट अगर ईयर कुछ इस तरीके से राइट डाउन किए गए हैं 2016-17 या 2015 और 16, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे 2016 की अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ तो खत्म कब होगा? अगले साल की, यानी 2017 की मार्च में। तो इसको हम इस तरीके से राइट डाउन करते हैं 2016-17, 15-16 है तो मतलब अप्रैल से स्टार्ट हो रहा होगा, अप्रैल 2015, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2016। तो ये ना देखो एक तरीके का आपको ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाकर रखना है ईयर कैसे दिए हैं। तो देखो यहाँ ना ईयर दिए गए हैं सिंपल प्लेन, ठीक है। तो फॉर द ईयर 2016 यानी 2016 के लिए जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है 2015 का, उसको ही टेकन करना है कंसिडरेशन में, यानी जो आपका 2015 का प्रॉफिट है उसी को ही 2016 का प्रॉफिट मान लेना है। तो ये टर्नओवर मेथड नहीं हुआ, ये कौन सा मेथड हो गया बेटा? टाइम बेसिस, क्योंकि हम ऐसा ना टाइम बेसिस पे ही करते थे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 2015 को यानी प्रीवियस ईयर में एक बैड डेट था 2,000 रुपए का, जिसको एडजस्ट करना है, हैड टू बी एडजस्टेड, जिसे एडजस्ट करना है, पहले नहीं किया था तो अब करना है। तो ठीक है हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने का जो प्रॉफिट 2015 का है ना, वो है 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, यानी बैड डेट
लेस करने से पहले जो 2015 यानी प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 14,000। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अगर 14,000 है तो इसमें से बस हम प्रीवियस ईयर का बैड डेट जो एडजस्ट नहीं हुआ था उसे एडजस्ट कर देंगे, यानी लेस कर देंगे। बैड डेट एक्सपेंस होता है बेटा, और एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करता है, कम। तो हम इस 14,000 में से ना बेटा 14,000 में से 2,000 का बैड डेट लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 12,000। और उसको ही हम 2016 का प्रॉफिट यानी प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट ट्रीट कर लेंगे। कह रहे हैं कैलकुलेट करो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, यानी टिल हिज डेथ। अब मान लो ये अगर ये कैलेंडर ईयर है, जैसे कि हमें पता चल ही गया ठीक है कि ये कैलेंडर ईयर है। सर यहाँ कहीं लिख कर तो दिया नहीं कि ईयर एंड कब हो रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर उसने नहीं बताया तो हमने ईयर के पैटर्न को देख लिया ना कि किस तरीके से दिए हैं, वहां से अंडरस्टूड कर लिया। ठीक है, इस तरीके से दिए हुए रहते तो ये फाइनेंशियल ईयर होता, बट इन्होंने प्लेन ईयर दिए हैं तो ये कैलेंडर ईयर है। ठीक है, चलो तो टिल इज डेथ निकालना है। फिर मैंने बोला है कि तब आपका आंसर क्या होगा अगर न्यू रेशो में चेंज कर दूं यानी 2:1 कर दूं। तो अभी ना मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो अभी अगर आप पूरे क्वेश्चन में देखते हो तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी बेटा कहीं भी आपको ये नहीं दिया गया है कि न्यू रेशो क्या है। तो इट मीन्स कि अगर बी डाइड हो रहा है ना, तो ए और सी के बीच में रेशो क्या बच रहा है, 3:1। तो यही न्यू रेशो मान लिया जाएगा। और अगर रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो है यानी अलग से न्यू रेशो नहीं दिया है, तो एंट्री सिंपल होगी P&L सस्पेंस टू डाइड पार्टनर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारा जो आंसर होगा बेटा यहाँ पर वो क्या होगा बताइए। सबसे पहले हम एग्जामिनर को यहाँ पे ना बेटा फर्स्ट पॉइंट पे, हाँ सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे एग्जामिनर को कैलकुलेट करके दिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, और बताइए वो कितने महीने जिंदा था। देखो वो डाइड हो गया था मार्च में, 31 मार्च। और हमारा ईयर कब खत्म हुआ था, लास्ट ईयर दिसंबर में। जनवरी टू दिसंबर है ना कैलेंडर ईयर, तो दिसंबर में क्लोज हो गया होगा पिछला साल। तो ये जो प्रेजेंट ईयर है हमारा, ये जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा। तो जनवरी में जिंदा था, फरवरी में भी जिंदा था, और मार्च में भी जिंदा था। तो कितने महीने जिंदा था बेटा हमारा पार्टनर, 3 महीने। तो जो बी पार्टनर है वो 3 मंथ्स लिव कर गया बेटा प्रेजेंट ईयर में, तो हमें 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टाइम बेसिस तो बहुत सिंपल है बेटा। यहाँ पर हम करेंगे कुछ नहीं, 20 का प्रॉफिट निकालेंगे तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमने करना कुछ भी नहीं है बेटा, हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ही ले लेना है ना। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसको ही हम बेस लेंगे, जो कि दिया गया है 2015 का। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है ना, 2015 का, वो हमें दिया है 14,000। ठीक है, पर एक बैड डेट है 2,000 का जो हमें एडजस्ट करना है यानी लेस करना है, तो मैं कर दूंगा लेस, बात खत्म। तो बताइए प्रीवियस ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, 12,000। तो बताइए मैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना लूंगा, 12,000 ही तो लूंगा ना, 14,000 नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें बैड डेट क्या करना था, एडजस्ट। बैड डेट बेटा एक्सपेंस होता है। डेटर्स यानी ऐसे कस्टमर जिनको हमने उधार सामान बेचा था, क्रेडिट पे सेल करी थी, उन्होंने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, वो एसेट होता है हमारा। पर अगर कल के दिन डेटर पैसे देने से मना कर दे तो वो बेड डेट्स हो जाते हैं बेटा, और वो बिजनेस का सीधा सीधा एक्सपेंस होता है, उससे बिजनेस का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। तो देखो हमने रिड्यूस कर दिया प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एक्चुअल 12,000 बना, तो वही हमारा प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट भी हो गया 12,000। मल्टीप्लाई कराएंगे डाइड पार्टनर के शेयर के साथ, यानी 20 के शेयर के साथ। 20 पार्टनर डाइड हो रहा है तो 20 का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 20 का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का शेयर है कितना, 2/6। एंड मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे देखो ये प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है ये हमने प्रेजेंट ईयर का यानी 2016 का ले लिया, बट ये हो गया पूरे साल का। भाई जब ये पिछले पूरे साल का प्रॉफिट है तो अगर आप इसको इसी साल का प्रॉफिट मान रहे हो तो ये इस साल का भी तो होल ईयर का प्रॉफिट होगा। और अगर आप इसमें 20 का शेयर मल्टीप्लाई भी करा देते हो तो 20 का प्रॉफिट आ जाएगा, बट ये पूरे साल का आएगा। बट हमारा जो बी पार्टनर है वो तो बोलते ना कितने मंथ्स लिव करा था प्रेजेंट में, सिर्फ 3 महीने, तो हमें प्रोपोर्शनेटली ना
3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आउट ऑफ 12 मंथ। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, ये प्रॉफिट 12 महीने का निकला है, बट हमें तो चाहिए सिर्फ कितने महीने का, 3 महीने का, तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो बेटा 12,000 इंटू 2/6 इंटू 3/12, अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1000 रुपीज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे 20 पार्टनर का प्रॉफिट आ गया कितना, 1000। अब अगर हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है तो जनरल एंट्री पास करना बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, अब आराम से आप कर सकते हो। आपका, ठीक है, आपका जो रिमेनिंग रेशो है ए और सी के बीच में वही न्यू रेशो है, क्योंकि न्यू रेशो अलग से दिया नहीं है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हम एंट्री पास कर देंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितना दे देंगे बेटा, कितना निकाला था प्रॉफिट हमने, 1000, तो 1000 बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, पीएनएल सस्पेंस के नाम से तो डेबिट किया, और यही प्रॉफिट हमने किसको दे दिया बेटा, बी को, तो बी की कैपिटल बढ़ गई, तो क्रेडिट हो गया 1000 रुपीज से। नरेशन आप इसकी अब पास कर सकते हैं, जैसे नरेशन हमने पहले पास करी थी, बिंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ प्रोवाइड कर दिया है किसको, बी को, तो ये नरेशन अब आप खुद भी इसके लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है, आंसर इज यस। मजा आ गया ना, देखो इजी है ना, हाँ सर इजी है। अब देखो उसने कहा कि अगर मान लो कि न्यू रेशो भी गिवन होता, मान लो लेट सपोज कि न्यू रेशो गिवन होता, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर ना उस सिनारियो में हमें काम करता हूँ, जिससे राइट डाउन कर देता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि गेनिंग रेशियो होता तो फिर आपका सेकंड पॉइंट, अब प्रॉफिट तो वही वैसे ही निकलता ना, प्रॉफिट तो पूरा वैसे ही होता, सेम कैलकुलेट करते प्रॉफिट ऐसे यही आता सेम, बस एंट्री पीएनएल सस्पेंस से पास नहीं होती, गेनिंग पार्टनर के थ्रू एंट्री पास होती। उसके लिए हमें बस गेनिंग रेशो निकालना पड़ता अगर हमारा न्यू रेशो बिल्कुल डिफरेंट होता। तो देखो हमारा रिमेनिंग आ रहा है ए और सी के बीच में 3:1, ये न्यू आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन ने तो 2:1 दिया है, तो हमें यहाँ पर फिर गेनिंग रेशो निकालना पड़ता, काम थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाता है बेटा। और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, फिर मैं लिखता कि मेरा ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो बताओ, ए बी सी के बीच में क्या है, तो ए बी सी के बीच में जो हमारा ओल्ड रेशियो है कहाँ गया, ये रहा देखो, ए बी सी के बीच में ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 3:2:1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3:2:1। फिर हम एग्जामिनर को बताते कि न्यू रेशियो क्या है, तो बताइए न्यू रेशियो किसके बीच में, ए और सी, क्योंकि बी डाइड हो रहा है ना, तो ए और सी के बीच में होगा न्यू रेशियो। पर क्वेश्चन ने लेट भी सपोज कि अगर न्यू रेशियो दे दिया होता कि न्यू रेशियो कितना है, 2:1, तो फिर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सिंपल है ना, इजी इजी चीजी, चलो ये भी हो गया। फिर इसके बाद मैं किसका गेनिंग रेशियो निकालता, ऑफ कोर्स ए एंड सी का, जो आगे भी रहेंगे, फॉर एज एंड फॉर सीज। अच्छा मुझे बताओ, ए का न्यू रेशियो क्या है, 2/3, है ना, न्यू रेशियो लेंगे ना पहले, तो 2/3, और सी का क्या है, 1/3, माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो बताइए, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, और सी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/6। एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 के टेबल में बताइए 6 टू टाइम आता है, 2 2 जा 4, माइनस 6 के टेबल में, 6 के टेबल में 6 वन टाइम, 1 3 जा 3, सॉल्व करोगे तो ये 1/6 आएगा। पॉजिटिव में आ रहा मतलब ये गेन कर रहे हैं, गेनिंग रेशो अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो गेन कर रहे हैं। और अगर सीज का देखें तो बेटा सेम 6 आएगा एलसीएम, 3 के टेबल में 6 टू टाइम एंड 2 1 जा 2, और 6 के टेबल में 6 वन टाइम, 1 1 जा 1, तो ये भी पॉजिटिव का 1/6 आ रहा है गेन। तो गेनिंग रेशो क्या आ गया बेटा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो गेनिंग रेशियो जो हमारा ओपन हो गया, वो हमारा ओपन हो गया ए और सी के बीच में 1:1। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई, हाँ। अब बस आपको ना इसकी जनरल एंट्री पास करनी होती। मान लो कि आप
इसके अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। मान लो अगर न्यू रेशो आपका 2:1 बनाता है तब एंट्री पास करते हैं, तो तब आपकी एंट्री पीएनएल सस्पेंस टू बीज लगती ही नहीं। तब आपका जो प्रॉफिट आया ना 1000 जो आप डाइट पार्टनर को दोगे वो दोगे गेनिंग रेशो में, तो तब एंट्री होती कौन गेन कर रहे हैं बताओ, ए और सी। तो ए और सी से ले लेते, तब जर्नल एंट्री अलग हो जाती है, पता है। तब एंट्री होती एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल। बताइए सीज को कितना प्रॉफिट मिलना है, 1000 3 महीने का। तो ये 1000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो ए और बी से ले लिया जाता है गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो 1:1 है, यानी 1/2 तो सॉल्व करोगे तो 500 एक से लेंगे, 500 एक से लेंगे, और किसको दे देंगे, सीज को दे देंगे। और नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा बीइंग, चलो इसकी लिख ही देता हूँ मैं नरेशन, बीइंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ प्रोवाइडेड इन गेनिंग रेशो। जी रेशो मतलब गेनिंग रेशो, ठीक है। तो देखो बस सिंपल है ना, देखो अगर न्यू रेशो अलग नहीं होता, ठीक है, अगर न्यू रेशो अलग नहीं होता तो हमारा रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो होता, फिर हम प्रॉफिट निकालते और एंट्री पास कर देते पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी, जो हमने करा था। बट हमने कहा कि अगर मान लो न्यू रेशो डिफरेंट है तो फिर उस सिनारियो में प्रॉफिट तो हम निकाल ही चुके थे, हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ता, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता, देखते कौन गेन कर रहे हैं, और फिर बेटा सीज को तो उतना प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे 1000, बट पीएनएल सस्पेंस के थ्रू नहीं, गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू दे देंगे, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बोलो क्लियर हो गई, द आंसर इज यस। वैसे ही एक ये क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लें आप तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और है थर्ड, इसको देखो। तो क्वेश्चन में लिखा है डीके पीके जीके आपके पास पार्टनर्स हैं और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 कह रहे हैं पीके डाइड ऑन 31 मई 2016। ओके पीके, ठीक है, ये बीच वाला पार्टनर जो है, यानी 3/10 से पार्टनर क्या हो रहा है, डाइड हो रहा है, अपना शेयर छोड़कर जा रहा है ये। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit बिफोर, बेटा ये थोड़ा सा सही कर देना, ये बिफोर होगा, बिफोर डेथ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो डाइट पार्टनर है हमारा पीके, उसका प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, कि जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा क्लोज हुआ है तब से लेके, मतलब मान लो कि अगर लेट सपोज 31 दिसंबर को हुआ है तो जनवरी से लेंगे, 31 मार्च को हमारा लास्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ है तो अप्रैल से लेंगे। तो कह रहे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी जितने भी महीने वो जिंदा रहा है प्रेजेंट ईयर में, हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 completed ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। बोल रहे हैं हमें ना पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है, उसका एवरेज निकालना है, और जो एवरेज प्रॉफिट होगा वही प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट होगा, और उसी से ही हमें डाइट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर इन्होंने प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, देखो लिख दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, तो ये वन सेकेंड कैलेंडर ईयर हो गया 31 दिसंबर 2013 14 15, तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है 17,000 15,000 13,000। अब फर्क देखो, फाइनेंशियल ईयर हो कैलेंडर ईयर हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा, हमें तो बस अपना ये देखना है ना कि पार्टनर कितने महीने जिंदा था, हमें यही चीजें तो देखनी होती है, कितने महीने का प्रॉफिट निकालना है, टर्नओवर से निकालना है, टाइम से निकालना है। इसलिए कोई भी बच्चा इस चीज पे तो कंफ्यूज नहीं होगा कि सर फाइनेंशियल आ जाता तो क्या हो जाता, कैलेंडर हो जाता। भाई आपको सिर्फ डेट से मतलब होना चाहिए, आपको अपने डाटा से मतलब होना चाहिए, अब चाहे वो फाइनेंशियल ईयर का हो चाहे वो कैलेंडर हो। तो यहाँ पे भी कैलेंडर ही दिया है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया 17,000 15,000 13,000। हमने कहा ठीक है, इन तीनों प्रॉफिट को कंसिडर करके हम अपना एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, वही एवरेज हमारा प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट होगा, और वहीं से ही हम अपना डाइट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा बेसिस है ये, टाइम बेसिस। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल्स तो कहीं दी ही नहीं है, तो ये तो टर्नओवर तो हो ही नहीं सकता। अरे सेल्स दे दूं तो टर्नओवर हो जाए ना, सेल्स का मतलब टर्नओवर होता है, तो अगर सेल्स दे दूं तो टर्नओवर मेथड हो जाए, सेल्स दी कहाँ है, यहाँ तो प्रॉफिट ही है, इसलिए मेरे बच्चे ये टाइम बेसिस है। ओ चलो सर ठीक है, मजा आ गया। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट करो पी के शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल इज डेथ एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम। ओके ठीक है, हम एंट्री पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक करते हुए आ रहे थे, कोई टेंशन नहीं।
बताइए पूरा क्वेश्चन पढ़ा, न्यू रेशो दिया है कहीं? सर नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि पीको को छोड़ के यानी पीके को छोड़ के जो डीके और जो जीके का प्रॉफिट है रिमेनिंग, वही क्या हो जाएगा, न्यू। और अगर यही रिमेनिंग न्यू है तो न्यू रेशो अलग से तो दिया नहीं है बेटा कहीं भी क्वेश्चन में, तो एंट्री नॉर्मल ही पास होगी डाइट पार्टनर को देने की, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर यानी पीकेस कैपिटल अकाउंट। पर उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बेटा, तो चलो आओ प्रॉफिट निकालते हैं। तो आंसर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीके शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। सिंपल है। हाँ सर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। कितने महीने जिंदा था बताओ, वो डाइट कब हुआ, पीके पीके डाइट हुआ 31 मई। आपका कैलेंडर ईयर चालू हो रखा है क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, तो कैलेंडर ईयर है आपका, कैलेंडर ईयर ही 31 दिसंबर को एंड होता है। तो स्टार्ट कब से होगा, जनवरी से। तो जो भी नया साल होता है वो जनवरी से स्टार्ट हो गया होगा, तो हमारा पार्टनर ना प्रेजेंट में मई में डाइड हो रहा है 31 मई। तो जनवरी में भी जिंदा था, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी और मई में भी, क्योंकि 31 मई को डाइड हो रहा है। तो 5 मंथ बेटा वो क्या था, जिंदा था। तो 5 मंथ का हमें क्या निकाल कर देना है, प्रॉफिट निकाल कर देना है। ओके ओके, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर मुझे पीके का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस नहीं लेना, प्रेजेंट ईयर में नहीं मान लेना कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ही प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पर एवरेज निकालना है, उसने साफ साफ कहा है, उसने जस्ट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया, उसने मल्टीपल 3 साल का प्रॉफिट दिया, उसमें भी कहा है कि इसका एवरेज लेना है। तो यहाँ पे ना जो एवरेज प्रॉफिट होगा ना वही आपका प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, यही आपका प्रेजेंट का प्रॉफिट माना जाएगा, यही प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। इसमें मल्टीप्लाई कराना है डाइट पार्टनर का शेयर यानी पीके का शेयर मल्टीप्लाई कराओगे तो डायरेक्ट पीके का प्रॉफिट आएगा, बढ़िया आएगा पूरे साल का, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट ये 5 महीने का थोड़ी है। एवरेज प्रॉफिट आपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को बेस लेकर एवरेज निकाला है, तो पूरा जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना पूरे होल ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये एवरेज प्रॉफिट ना पूरे साल का है, तो इसलिए बेटा ये जो आप पीके का शेयर मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर तो पीके का प्रॉफिट आ तो जाएगा, बट ये पूरे साल का आएगा। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि पीके एक्चुअली में कितने मंथ जिंदा था, 5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। तो प्रोपोर्शनेटली हमें यहाँ पर पीके का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बोलेंगे प्रॉफिट तो 12 महीने का है, बट हमें कितने महीने का निकालना है, 5 मंथ का। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइए कि एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, नहीं तो आपको ना एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो तो एवरेज प्रॉफिट आपने गुडविल चैप्टर में भी निकाला है, गुडविल का तो स्पेशल मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, याद है? वहाँ पे गुडविल आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते थे। एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्लियर होगा कैसे निकालते हैं, फिर भी फॉर्मूला में लिख देता हूँ, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं उनको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसे डिवाइड कर दो। तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितने हैं आपके पास, एक है 17,000, एक है 15,000 और एक है 13,000, है ना? ये दे रखे हैं ना, इन्हें कॉपी कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हैं, ये 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। तो 17,000 प्लस 15,000 प्लस 13,000, तो ये हो गया 45,000, ठीक है, रुपीज डिवाइडेड बाय 3। अगर आप इसे सॉल्व करते हो फर्दर तो ये हो जाएगा 15,000, यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया ना वो 15,000 रुपये आया, ठीक है, बोलो क्लियर है? और 15,000 के प्रॉफिट को ही जो एवरेज आया उसे आप प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट मान लोगे। इसमें पीके का शेयर मल्टीप्लाई कराओगे, पीके का शेयर कितना है मेरे बच्चे, पीके का शेयर है 3/10, और मल्टीप्लाई कराओगे कि पीके कितने महीने जिंदा था, 5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। बस बेटा सॉल्व कर दो, तो 15 मंथ इंटू
सॉरी 15,000 इंटू 3/10 इंटू 5/12, बोलो क्लियर है? तो ये आएगा ₹1,875। तो ये हमने पीके को प्रॉफिट दे दिया। बट हमें इसकी क्या पास करनी है? हमें इसके पास करनी है जनरल एंट्री। तो इसकी जनरल एंट्री सिंपली पास होगी, क्योंकि जो रिमेनिंग बच गया है डीके और जीके के पास, वही न्यू रेशो है, न्यू रेशो अलग से नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे एंट्री पास हो जाएगी सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टू इसको दे रहे हैं पीके को, तो टू पीके कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कितना प्रॉफिट दे रहे हैं? 1875, 1875। बाकी फॉर्मेट आप बना सकते हैं, कोई भी जर्नल एंट्री ना बेटा विदाउट फॉर्मेट पास नहीं करनी है। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, और उसके अंदर ही एंट्री पास कर देनी है। मेरे पास बेटा समय मुझे कम से कम यूज करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाया, बट जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था तो उसमें मैंने फॉर्मेट बनाया था। तो फॉर्मेट बनाना है आपको, ठीक है? अच्छा, बीइंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, प्रोवाइड। ओके, गेनिंग रेशो में, अरे सर कैसे बात कर दी, न्यू रेशो थोड़ी दे रखा है यहाँ पे, तो रिमेनिंग ही रेशो क्या है? न्यू रेशो। इसलिए यहाँ पर सिंपल एंट्री पास होगी, पीएनएल सस्पेंस टू पिकेस कैपिटल अकाउंट। बोलो क्लियर हो गई? तो सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा। हाँ, पर सर एक पॉइंट था सर, बस मैंने कहा क्या सर, देखो यहाँ पर ना आपने जितने भी क्वेश्चन कराए, पार्टनर ना एग्जैक्ट मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड में डाइड हो रहा है। बट अगर बीच में डाइड हो जाए तो, जैसे 15 मई, 16 मई, 17 मई, तब ना बेटा आपको डेट काउंट, तब आपको ना, अगर जैसे यहाँ पर तो देखो हमारा 31 मई को पार्टनर डाइड हो रहा था, तो आपने टाइम बेसिस में प्रोपोर्शनेट करा 5/12। बट अगर मान लो कि ये मिड ऑफ द मंथ में डाइड होता है, जैसे कि आपके मन में डाउट आ सकता था कि मिड ऑफ द मंथ में डाइड हो जाता, लाइक 15, 16, 17, 18 मई को, तब ना बेटा हमें प्रॉपर काउंट करना पड़ता है। जैसे जनवरी में कितने डेज होते हैं? तो जनवरी में पूरे 31 डेज होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? फिर फैब की बात करें, तो फैब में 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं, डिपेंड करता है कि लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर होता है, एल ईयर मतलब लीप ईयर, तो ये 29 डेज होता है, और विदाउट लीप ईयर है तो 28 डेज होता है। आप लीप ईयर को कैसे पहचान सकते हो? किसी भी सन को ना 4 से डिवाइड कर दो, अगर वो पूरा कट गया, पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो ईयर आपका लीप ईयर है, और वहाँ फैब आपका 29 डेज का माना जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बेटा ये 4 5 जो 20, 0 4 4 जो 16, 504 आ रहा है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा, मतलब 2016 का जो ईयर है वो हमारे लिए लीप ईयर है। वैसे 2020 भी लीप ईयर होगा, 2024 भी लीप ईयर होगा, पर अगर आप 2021, 22, 23 या 2017, 18, 19 को अगर डिवाइड करते हो ना 4 से, तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो मतलब वो लीप ईयर नहीं है, मतलब वहाँ पे फरवरी 28 का चलता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब देखो हमारा फैब 28 का, ये 29 ये ईयर पे डिपेंड करता है, तो हमारा ये 2016 है, तो यहाँ लीप ईयर है, तो ऑब्वियस सी बात है फरवरी 28 डेज का नहीं होगा, 29 डेज का होगा। वैसे फिर मार्च देखा जाए तो मार्च कितने महीने, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। फिर अप्रैल में जाएंगे तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। और मई में कितने, 31 मई को मर गया था ना, तो 31 को भी काउंट करा जाएगा, 31। तो फिर ना आपको ये सारे डेज काउंट करने पड़ेंगे। और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा मंथ 30 का जाता है, 31 का जाता है, आपको नहीं पता, तो आप इस तरीके से, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट ये आप हाथ के थ्रू इसको कर सकते हो। ये जो नकल्स होती है ना बेटा, जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, ये 30, ये 31 के होते हैं, और जो ये नकल्स के बीच वाला हिस्सा होता है साइड में, जो ये अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है ना, ये 30 ले लो इसको। तो जैसे जनवरी हो गया, तो ये नकल बाहर निकली हुई है, तो ये 31 हो गया। फरवरी एक्सेप्शन रहता है, 28, 29, वो मैंने बताया, लीप ईयर चेक कर लो, ठीक है, वो हो गया। फिर मार्च देखो 31। फिर उसके बाद देखो जो अप्रैल होता है वो नकल के बीच में, यानी घुसा हुआ होता है अंदर की तरफ, तो ये 30 का हो गया। मई फिर नकल की साइड आ गया, 31। फिर जून आपका अंदर की तरफ है, तो 30।
फिर जुलाई 31, और जुलाई के बाद जब आप दोबारा अगस्त में आएंगे ना तो ये नकल पे ही आ जाएगा दोबारा, यानी अगस्त जो है ना बेटा ये आपका क्या है 31, यानी जुलाई और अगस्त 31 दोनों ईयर 31 के होते हैं। फिर अगस्त के बाद सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर दिसंबर 31, ऐसे चलता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। बाकी अगर डेज काउंट करो तो कितने होंगे, 31, 29 और 31, ठीक है, और 31। तब हम कहते हैं कि हमारा पार्टनर है कितने दिन जिंदा था, 152। अब मान लो कि अच्छा मैंने 31 ले लिया ना, मान लो 16 तारीख को डाइड हो गया, तो वही 16 में ही तो गिनना है ना। अगर 31 ईयर एंड में, मंथ के एंड में डाइड हो रहा है, मंथ की स्टार्टिंग में, तब तो पूरे प्रॉपर मंथ आते हैं, तब डेज लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर मिड ऑफ द मंथ में डाइड होता है तब आपको ऐसे लेने की जरूरत है। अब मैं जरा प्लस कर दूँ तो 31 और 29, 31, 30 और 16, ठीक है, तो ये आता है 137 डेज। तो इस तरीके से आपको रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर। और जहाँ पे मैं मंथ ले रहा था ना, तो इसके जगह पे अब आपको लेना पड़ेगा कितने दिन जिंदा था पार्टनर, 137 डेज आउट ऑफ पूरे साल में कितने डेज होते हैं, 365। बोलो समझ में आ गई बात, तो ये हो गया। और अगर लीप ईयर है, जैसे कि लीप ईयर था, तो फिर 365 की जगह 366 हो जाता है। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा बेटा वो फिर आपका प्रॉपर प्रॉफिट हो जाएगा। तब इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी मेरे बच्चे डेज में कम आता है बहुत, आपका एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन नॉर्मली रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि एवरेज पेपर ज़्यादा बनता है एग्जाम्स में। तो वो प्रॉपर जो मंथ रखेगा वो प्रॉपर ही रखेगा, मतलब जो पार्टनर डाइड होगा एक प्रॉपर मंथ में, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या ईयर मंथ के एंड में डाइड हो जाएगा। बीच में है तो वो भी आपको पता चल गया, तब आपको पता है क्या करना है। बट फिर भी आपका मैं बस बता रहा हूँ मोरल अप करने के लिए कि ये थोड़ा कम आता है एग्जाम में, ठीक है। बट ऐसे प्रॉपर आंसर्स आते हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो। बोलो क्लियर है। हाँ। अब इसके बाद अगर देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो ये आपको खुद करना है, इंडिविजुअल सेल्फ। मैं इसमें आपके बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। अच्छा, बस मैंने ये बोला है कि पहले तो इतना करके दिखाओ, तो इतना करके दिखाओगे। फिर क्या होगा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ न्यू रेशियो बिटवीन आर्म एंड मनोहर इज 2:3। आपका आंसर तब क्या होगा कि अगर न्यू रेशियो 2:3 हो जाए। तो पहले ना बिना न्यू रेशो के करना, कि न्यू रेशो गिवन नहीं है तो क्या करोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने किया था अभी वैसे ही करना, और फिर करना आंसर किसके साथ, कि अगर न्यू रेशो दिया है तो क्या होगा, ठीक है। और वैसे ही एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी करके लाना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है बेटा, यहाँ पर तो सिंपल ही बोला गया है कि कुमार और वर्मा नरेश आपके पास 3 पार्टनर है, इनका रेशो 3:2 है। ऑन 23 जनवरी, देखो मिड ऑफ द मंथ, यानी 23 जनवरी को डाइड हो गया है वर्मा। बट वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेट करके दे रखा उन्होंने ऑलरेडी 2350। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दिया है, बस आपको ना पास करनी है जनरल एंट्री। तो यहाँ पे तो न्यू रेशो दिया नहीं है बेटा अलग से। तो अगर आपका बोलते ना वर्मा पार्टनर डाइड हो रहा है, वर्मा, तो कुमार और नरेश के बीच में जो रिमेनिंग है वही न्यू हो जाएगा 3:2। तो ऐसे में बेटा सिंपल एंट्री पास होगी, पीएनएल सस्पेंस टू वर्मास कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर मैं न्यू रेशियो दे देता तो फिर आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता, और ये प्रॉफिट हम वर्मा को देते हैं बट गेनिंग रेशियो में दे देते। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। यस, तो देखो इसी के साथ ना हमारे ये टॉपिक होते हैं फिनिश। तो अभी तक हमने बेटा न्यू रेशियो निकालना सीख लिया, गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया, डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट हम अच्छे तरीके से निकालना सीख चुके हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आपको घर से करके लेकर आने हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो, मुझे लगता है क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, जो जो मैंने पढ़ाए, आंसर्स भी आपने नोट कर लिए होंगे, मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, आप कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। वैसे ही एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है, ये तो आप करके लेकर आ ही सकते हो। तो इसी के साथ बेटा मैं आज की क्लास करता हूँ फिनिश। नेक्स्ट क्लास में जब बेटा हम मिलेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम डिजीज पार्टनर को गुडविल देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डाइट पार्टनर जा रहा है, वो तो भगवान का बुलावा आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे में हमें
उनके एग्जीक्यूटिव्स को गुडविल देनी होती है, यानी डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चढ़ाई जाती है गुडविल, फिर लेटर ऑन एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है। तो ये हमें ये देखना है नेक्स्ट क्लास में कि डायरेक्ट पार्टनर को गुडविल कैसे देते हैं। तो जैसे रिटायरिंग को देते हैं सेम एज रिटायरमेंट, वैसे यहाँ पर भी देते हैं, बट क्योंकि ये गुडविल देने का काम इम्पोर्टेंट होता है इसलिए हम इसकी एक क्लास लेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास इसी की होगी। और बेटा इसी के साथ करते साथ फिर हम कैपेबल हो जाएंगे कि हम थोड़ा फुल फ्लैज क्वेश्चंस कर सकें जो एग्जाम में मोस्टली 4 मार्क्स 6 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास बेटा हम फिनिश करते हैं। हो सके तो इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें अपनी क्लासमेट्स फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, और आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, आपके चेहरे पे स्माइल मेरे लिए बोलते हैं ना सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, इतना थोड़ा बहुत तो सभी को होता है बेटा, पर मेरे लिए कभी भी पैसा बोलते हैं ना कि नहीं रहा है। ठीक है, मेरे को बस ये है कि मुझे आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज देनी है, बस आप खुश रहो। आप बस जब मैं पढ़ाऊँ तो उसके बाद आपके चेहरे पे मुस्कान आए कि यस कंसेप्ट समझ में आ गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बेटा, टाटा बाय बाय, सयोनारा।